KV Group of companies has been undertaking path-breaking innovations in the field of real estate since 1920. KVD has come a long way, backed by the stakeholders' trust, due diligence, and honest approach. KVD has firmly established itself as a real estate developer with a definite edge. At KVD, ethics is not just a word, it is indeed a way of life. बीइंग फ्रॉम इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड उन चीज़ों में बहुत कॉशियस रहते हैं और हमने मेन अपना जो एक लैंडमार्क या यूएसपी रखा है वो ट्रस्ट फैक्टर को रखा है, जिसकी वजह से ऑल ओवर स्टेक होल्डर्स में हमें पॉजिटिव ऑरा रिसीव हुआ है। प्रोजेक्ट की तरफ आगे बढ़ते हुए मैं आपसे ये भी चीज़ शेयर करना चाहूँगा, प्रोजेक्ट में आप कोई भी प्रोजेक्ट में डिसीजन ले रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कुछ चीज़ें कि आपको कब रिक्वायरमेंट है पोजीशन लेने की, किस रेंज में आप प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, क्या क्वालिटी को आप देख रहे हैं। जब मैं क्वालिटी पर आता हूं तो अफोर्डेबल सेगमेंट में मैं समझता हूं कस्टमर कभी भी ये नहीं चाहता कि क्या लग्जरी चीज़ें उसको मिल रही हैं, वेयरएज कस्टमर सोचता है कि क्या ड्यूरेबल क्वालिटी उसको मिल रही है। इन टर्म्स ऑफ आज से 10 साल बाद उसके फ्लैट की ड्यूरेबिलिटी क्या है, आज से 15 साल बाद 20 साल बाद उसकी अगली जनरेशन्स के लिए फ्लैट की सिविल स्टेबिलिटी क्या है, सिविल सेफ्टी क्या है। तो इन सब चीज़ों पे हमने विशेष ध्यान दिया है। हम ये कमिटमेंट बिल्कुल नहीं कर रहे कि हम आपको फिक्सचर्स लग्जरी आइटम्स प्रपोज करें, हम एक अफोर्डेबल रेंज में आपको जो आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से चीज़ें दे रहे हैं। उसमें मेन हमने सिविल स्ट्रक्चर सेफ्टी के ऊपर बहुत ध्यान दिया है, जिसके लिए हमने विभिन्न एक्सपर्ट्स को जोड़ा है जो ट्रेड के पुराने एक्सपर्ट्स हैं, जिससे कि जो हमारे स्ट्रक्चर्स हो वो अप टू द मार्क हो। क्वालिटी के रूप में जो एक कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट रहती है कि आने वाली जनरेशन्स के लिए हमें घर बनाना है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहा है कि आप एज अ कंज्यूमर जब सोचते हैं तो उन शूज़ में हम सोच सकें। तो हमें सिर्फ यही ख्याल आता है कि ये घर, हमें एक फ्लैट नहीं देना, आपको एक जनरेशन्स के लिए आपकी चीज़ जो बनानी है क्या वो हम बना पा रहे हैं। It's not about tall promises. It's just about you and your family. It's about your dream home. It's about life minus the commotion and pollution. It's about affordable, world-class living. It's about feeling good every day you come back from office. It's about life in its real sense. Come and see it. You will believe. MD of KV Developers has told us about the project USPs and prospective future planning. Hey friends, welcome to our special program that is India Property Show और मैं हूँ डेजी। जी हाँ दर्शकों, प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हम सभी के दिमाग में एक ही शब्द आता है, जिसके पास प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है वो चाहता है कि उसके पास और प्रॉपर्टी आए, और जिसके पास प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं है वो यही कोशिश करता है कि किस प्रकार से उसके पास एक तो प्रॉपर्टी हो जाए। लेकिन कॉमन चीज एक ही है जो दोनों बीच में आती है, वो है कि प्रॉपर्टी में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो क्या कुछ प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। इसमें सोचने वाली बात होती है। शायद यही सोच के बहुत सारे लोग जो प्रॉपर्टी लेने के बारे में सोचते हैं वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन अब आपको ऐसा सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि आप प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं तो आप हमारा इसके कार्यक्रम को देखते रहिए, क्योंकि हमारे बीच इस वक्त दो ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जो आपको प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ ये क्वालिटीज भी बताएंगे कि क्या कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होती है जब आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूंगी रियल एस्टेट एंड एक्सपर्ट एंड कंसल्टेंट मिस्टर रविशंकर जी का एंड एमडी ऑफ केवी डेवलपर मिस्टर अमन अग्रवाल जी। नमस्कार सर। सर, जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं रविशंकर जी, सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे ही यहाँ पर जानना चाहूंगी कि मार्केट की यदि बात करते हैं तो अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं मार्केट्स में, लेकिन यदि मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो इस वक्त कौन से ट्रेंड चल रहे हैं और आने वाले समय में इनके क्या कुछ हमें देखने को परिणाम मिल सकते हैं? दिल्ली एनसीआर में
पिछले एपिसोड्स में भी हम इस बात पे चर्चा कर चुके हैं जी कि एक सप्लाई सैचुरेशन की स्टेज है, डिमांड नहीं है उस कंपोनेंट में। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि ओवरऑल अगर आप दिल्ली एनसीआर के मार्केट की बात करें तो 3 लाख के आसपास अनसोल्ड यूनिट्स हैं जो अलग अलग स्टेजेस पे हैं कंस्ट्रक्शन के। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। बिल्कुल। ये जो इन्वेंट्री अभी अवेलेबल है दिल्ली एनसीआर के मार्केट में, ये इजीली 4 to 6 क्वार्टर के कंजम्पशन को पूरा करने के लिए सफिशिएंट है। इस बीच जाहिर सी बात है फेस्टिव सीज़न शुरू होने वाला है, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च होंगे, नई इन्वेंट्रीज़ भी इसमें ऐड होंगी, नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। सो इवेंचुअली कहीं ना कहीं ये गैप धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो डिमांड ड्राइवर्स हैं जो मार्केट को बैलेंस करते हैं या ओवरऑल किसी भी इंडस्ट्री को सस्टेन करने के लिए डिमांड सिनेरियो का बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है, वो डिमांड ड्राइवर्स कहीं से इन्फ्यूज़ होते हुए दिखाई अभी नहीं दे रहे हैं। सो प्रॉब्लमेटिक है, बट लेट्स सी हाउ डज़ इट कोप अप। हालांकि अलग अलग मार्केट्स का बिहेवियरल पैटर्न अलग अलग रहा है, जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद, राजनगर एक्सटेंशन, इसके बिहेवियरल पैटर्न में या क्रॉसिंग के बिहेवियरल पैटर्न में डिमांड सप्लाई की बात कर रहा हूँ। और गुड़गांव के पूरे एक रियल एस्टेट मार्केट को जब आप एनालाइज करेंगे तो इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस रहा है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट investors will turn around. Those people who have been holding themselves back, they will turn around, they will start participating. So in all possible circumstances, economy के जो recovery stances हैं उसके according एक ओवरऑल पॉजिटिव सेंटिमेंट है जो मार्केट में दिखाई दे रहा है और वो रिफ्लेक्ट करेगा इवेंचुअली। तो निश्चित रूप से ये जो डिमांड और सप्लाई के बीच का एक जो गैप क्रिएट हुआ था, ये वाइडन गैप थोड़ा सा नैरो होगा, बट पूरी तरह से रिकवर होने में अभी भी मुझे लगता है समय लगेगा। जी बिल्कुल। रविशंकर जी, यहाँ पर आपने डिमांड एंड सप्लाई की बात की है। सर, मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूँगी कि यदि हम मार्केट की बात करते हैं तो ऑलरेडी कोई लोग ऐसे होते हैं कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टैब्लिश होते हैं यहाँ पर, लेकिन कई लोग होते हैं वो नए होते हैं इस मार्केट में। वो अपने आप को क्या इस सिनारियो से मैच कर पाएंगे जो आज की डेट्स में ऑलरेडी कई लोग डेवलप्ड हो चुके हैं और कई लोग डेवलपिंग स्टेजेस पे हैं? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग आपका पॉइंट है। सबसे पहले तो जो आपका इससे पहले क्वेश्चन था उस पर मैं थोड़ा एक्सटेंड करूँगा। बिल्कुल। अगर आप लास्ट 2 डिकेड्स को देखें और आने वाले नेक्स्ट डिकेड को देखें, हम जब रियल एस्टेट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हमारे कंट्री में, तो थोड़ा सा हमें ब्रॉडर लेवल पर अगर देखेंगे तो पिछले डिकेड से पिछले डिकेड की अगर मैं बात करूं तो रियल एस्टेट डेवलपमेंट के नाम पर क्या प्रोग्रेस थी हमारे कंट्री में और नॉर्थ इंडिया में या एनसीआर में, और लास्ट डिकेड में देखें तो कितनी प्रोग्रेस थी और किस तरीके से चेंजेस हुए एनसीआर के डेवलपमेंट में। इसी आधार पर जो आज डेफिनेटली हम पिछले कुछ समय से आई थिंक कुछ क्वार्टर्स से महसूस कर रहे हैं कि रियल एस्टेट सप्लाई में, रियल एस्टेट डिमांड में निगेटिविटी है, वेरियस रीजंस उनके बारे में कहे जा रहे हैं। फेस्टिव सीज़न अभी सामने है, ये 1 क्वार्टर की बात है, बट इसको एक्सटेंड करते हुए अगर आने वाले 5 से 10 साल की हम बात करें तो जो 3-4 ब्रॉडर फैक्टर हैं, जब भी कोई शहर बसता है, जैसे एनसीआर में नोएडा बसा, अब ग्रेटर नोएडा बसा, नोएडा एक्सटेंशन बस रहा है जिसको हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट बोलते हैं, इधर गुड़गांव के आगे के शहर बस रहे हैं। तो शहरों का एनालिसिस हमें आने वाले 10 सालों पर बेस्ड ऑन IRR फॉर बिजनेस पीपल एंड बेस्ड ऑन वेरियस डेवलपमेंट फैक्टर्स फॉर रिटेल इन्वेस्टर एंड मिड इन्वेस्टर्स हमें करना चाहिए। तो उसमें जो मेरे को लगता है कि सेंटिमेंट ड्रिवन रियल एस्टेट होता है। रियल एस्टेट का बहुत कुछ रिटेल इन्वेस्टर के लिए सेंटिमेंट पर डिपेंड करता है और कंज्यूमर के लिए प्रोजेक्ट पर डिपेंड करता है। तो अगर मैं पहले मिड इन्वेस्टर की या रिटेल इन्वेस्टर की बात करूं तो उसको आने वाले एक डिसेंट लॉन्ग टर्म के सेंटिमेंट्स को देखना चाहिए, इंडिया के रोड मैप को देखना चाहिए, फिर रीजनल रोड मैप को देखना चाहिए। एंड डेफिनेटली फिर एक पॉइंट कॉमन है कंज्यूमर और इन्वेस्टर दोनों में, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक उसको देखना चाहिए। रियल एस्टेट में बहुत मैटर करता है। अब मैं आपके उसी क्वेश्चन पे आता हूँ, उसे मैं मॉडिफाई करता हूँ। कोई नया है या कोई पुराना है बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। इतिहास इस बात का गवाह है कि कौन कब आया था, कहाँ से आया था, ये इमैटीरियल है।
मैटर क्या करता है, उसने एक महीने में क्या वो काम करा जो लोगों ने एक साल में किया, तो हम उन्हें उसी रूप में याद करते हैं। यही रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट में एन नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स हैं, उनको कुछ लोगों ने एक्स टाइम में जोड़ा और कुछ लोगों ने x/10 टाइम में जोड़ा। उनका विश्वास, उनके लिए सोचने की क्षमता। अगेन हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, उससे मैं एक चीज़ इन्फर करता हूँ, इंडियन कल्चर में हम रहते हैं, उससे मैं एक चीज़ इन्फर करता हूँ कि क्या हम अपने से पहले औरों के बारे में सोच पा रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली दैट बिकम्स अ ब्रांड फ्रॉम ऑल फॉर ऑल। और इसका ग्लोबल एग्जाम्पल है, दुनिया में जो भी ब्रांड्स बने हैं उनमें अगर इस चीज़ का समावेश रहा है तो टाइम बिकेम इमैटीरियल, दे बिकेम ग्लोबल ब्रांड्स, they became first choice for people. No, the question is very specific. I believe I will further qualify it. The question which I think has been posed up is that there is a crisis. We cannot deny that crisis by putting the larger observations. There is a gap between demand and supply, and everybody is realizing it at different level, right? Now the point is here that when you talk about big players, अगर मैं बड़े players की बात करूँ, मैं DLF की बात करूँ, पार्सनाथ, अंसल, जो भी बड़े players हैं, जो बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के, इनके पास अपनी एक हेजिंग है, अपने फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसका लिवरेज है इनके पास। एक तरफ ये प्लेयर्स हैं जिनको सस्टेन करना है इस थिन सिनेरियो को, थिन डिमांड सिनेरियो को। दूसरी तरफ छोटे प्लेयर्स हैं जिनके एक प्रोजेक्ट हैं या दो प्रोजेक्ट हैं, उन्होंने अपना सारा कुछ कंसोलिडेट करके इन प्रोजेक्ट्स को कॉन्सेप्चुलाइज करने में और एक्चुअलाइज करने में लगाया हुआ है। और अब जबकि इंडस्ट्री एक ऐसे दौर से गुजर रही है जो कि बहुत हेल्दी सिनेरियो नहीं है, जो बहुत बूमिंग सिनेरियो नहीं है, जो आज से 6 साल या 7 साल पहले रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हुआ करता था। एंड आई थिंक यू विल एक्नॉलेज दिस। So now this problem, when this is there, how do you think that the small players, that is what your question was, I Yeah, believe, exactly. Right? So how that I just want to say it कि मैंने उनसे ये क्वेश्चन पूछा, मैं आपसे एलाबोरेट करके यही आंसर पूछना चाहती हूँ, बिकॉज हमारे दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं और हमारे पास यहाँ पर 2 बिग पर्सनालिटीज आए हैं रियल स्टेट से, एंड मैं चाहती हूँ आप बारी बारी करके इसके आंसर्स हमारे दर्शकों को दें। देखिए, स्पेसिफिक आंसर मैं आपको काफ़ी शॉर्ट में इसका देना चाहूँगा। डेफिनेटली। सबसे पहले तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री को आप सेग्रीगेट करिए प्राइस ब्रैकेट पर, अफोर्डेबल पर और लग्जरी पर। फिर आप इस जो क्राइसिस है इसको बांटिए कि कंज्यूमर मार्केट से गायब है या इन्वेस्टर गायब है। तो शायद आपको आंसर मिलेगा कि कंज्यूमर की डिमांड अगर चीज़ ठीक है और उसके अफोर्डेबल ब्रैकेट में है तो काफ़ी कुछ स्टैग्नेंट है, पहला जवाब। दूसरा जवाब मेरा आता है, देखिए मैं एक डाइवर्सिफाइड ग्रुप से आता हूँ, मैं ग्लोबल लीडरशिप को भी समझता हूँ बिकॉज उसको मैं एंजॉय कर रहा हूँ। और जो एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, उसके लिए भी मैं समझता हूँ और मैं उस पर ये जवाब दूंगा कि चाहे मैं ग्लोबल लीडर हूँ, चाहे मैं 1 या 2 प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, सस्टेनेंस इससे नहीं आती कि मेरे 20 प्रोजेक्ट हैं या 2 प्रोजेक्ट हैं। सस्टेनेंस इससे आती है कि मेरा प्रोडक्ट कितना इस थिन मार्केट के लिए वाइबल है, नंबर 1। नंबर 2, उस मार्केट में उस प्रोडक्ट को टाइमली बनाने के लिए मेरे पास फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है। फाइनेंशियल प्लानिंग 10 प्रोजेक्ट पे भी स्ट्रांग हो सकती है और 1 प्रोजेक्ट पे भी स्ट्रांग हो सकती है, वो आपको पता लगेगा ग्रुप की बैकग्राउंड से। मन जी ने यहाँ पर जो प्रश्न इनके समक्ष रखा गया था उन्होंने अपने व्यूज दे दिए, मैं चाहूंगी इसी प्रश्न का आप अपना व्यूज दें। नहीं, देखिए मेरा पर्सपेक्टिव इस पे ये है कि जो 2 मेजर कंसर्न्स हैं जी, जो आपने क्वेश्चन पोज किया कि जो बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स हैं और जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके 1 या 2 प्रोजेक्ट्स हैं, इनका क्या बिहेवियरल डिफरेंस होगा, कैसे ये सस्टेन करेंगे। सबसे पहले तो ओवरऑल जो फाइनेंशियल क्राइसिस या लोनिंग क्राइसिस या फाइनेंस के अवेलेबल होने की जो क्राइसिस है, इसको मेरे ख्याल से रियल एस्टेट इंडस्ट्री किसी दूसरी इंडस्ट्री से कई गुना ज़्यादा कॉम्पिटेबल तरीके से मीट आउट कर सकती है। उसकी वजह ये है कि जहाँ एक तरफ दूसरी इंडस्ट्रीज़ जिनकी आप बात करें, उसमें जब इंडस्ट्री बंद होती है फॉर एग्जांपल, तो उस इंडस्ट्री के बंद होने पे जो फैक्ट्री में सामान होता है या जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो डिप्रिसिएट कर जाते हैं। बिल्कुल। लैंड कॉस्ट, क्योंकि रिमोट सेंटर्स पे वो फैक्ट्रीज लगी होती हैं, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा टेंजेबल नहीं होता है वो ओवरऑल
सिनेरियो में। अगर आप रियल एस्टेट की बात करें, इस तरह की किसी भी क्राइसिस के स्टेज में उसका जो बेसिक रॉ मटेरियल है यानी कि लैंड, वो लैंड ऑलरेडी नेचुरली अप्रिशिएटेड पोजीशन पे होता है, यानी कि जो सॉल्वेंसी है रियल एस्टेट मार्केट में वो उसको कहीं ना कहीं एक मजबूती देता है। लिक्विडिटी की क्राइसिस है, इसको कोई भी मना नहीं कर सकता। अगर लिक्विडिटी की क्राइसिस नहीं होती तो शायद नोएडा, ग्रेटर नोएडा के बहुत सारे डेवलपर्स जो फाइनेंस कंसर्न से, वो जिन वजहों से भी, चाहे वो उनके कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग की प्रॉब्लम हो, चाहे वो उनकी अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हो, जिस तरीके से प्राइवेट लोन्स या जो प्राइवेट फंड्स हैं फेलिसिटेट हो रहे हैं इस रियल एस्टेट मार्केट में, हम आप इससे परिचित हैं, जानते हैं, इस रियलिटी से वाकिफ़ हैं। लेकिन बाकी किसी इंडस्ट्री से रियल एस्टेट इंडस्ट्री इन स्थितियों में भी ज़्यादा मजबूती के साथ खड़ा दिखाई देगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कुछ बातें होती हैं जिनका ध्यान रखना ज़रूरी होता है, और यदि हम उन बातों को जानते हैं, समझते हैं, तो जो भी हम पता करना चाहते हैं उसमें प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती है। आप की बात को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा। कहीं ना कहीं यही कन्वर्जेंस है कि रियल एस्टेट सेक्टर सेंसिटिव सेक्टर है फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बिकॉज ऑफ देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस ड्यू टू वेरियस रीजंस। तो अगर हम उस चीज को अच्छा करते हैं तो लोन क्राइसिस जो दिख रही है, बिकॉज दे हैव चॉइसेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव चॉइसेस, तो अगर हम उनको उसमें सेफ मॉडल प्रपोज करते हैं, देन आई वुड अगेन री स्टैंड ऑन माई पॉइंट कि फाइनेंशियल लिक्विडिटी में डेफिनेटली सेलेक्टिव लोगों को या उन कॉन्सेप्ट्स को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये एक मेरा ऑब्जर्वेशन। Do you agree? कहीं ना कहीं टू अ लार्ज एक्सटेंट, बट इसका एक बेसिक पॉलिसी फ्रेमवर्क मिसिंग है, जिसके लिए इंडस्ट्री लीडर्स काफ़ी समय से कहते आए हैं। देखिए, जब तक आप रियल एस्टेट को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा नहीं देंगे, जब तक आप उस पूरे पॉलिसी फ्रेमवर्क में इस इंडस्ट्री को नहीं लेकर के आएंगे, तब तक ये सेंसिटिविटीज़ बनी रहेंगी। ये जो रवैया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, आरबीआई का, बैंक्स का, ये बना रहेगा, और ये इंडस्ट्री के लिए ही नहीं, ओवरऑल इकोनॉमी के लिए, जीडीपी का एक मेजर कंट्रीब्यूटर है रियल एस्टेट। डिस्पाइट ऑल ऑफ इट, आई थिंक दैट प्लेयर्स एंड द गवर्नमेंट बोथ शुड लुक फॉरवर्ड टू गिव इट इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट जो दर्जा दिया जाना चाहिए था, वो मिलना चाहिए अब, क्योंकि ये ज़रूरी है, ये लाजमी है, और इसकी वजह से इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान हो रहा है। जी जी बिल्कुल। तो डेफिनेटली यहाँ पर अपने दर्शकों को ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये कन्वर्सेशन सिर्फ आप और आपके लिए चल रही है। यदि आप भी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, रियल स्टेट के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। रविशंकर जी, जैसा कि हमने यहाँ पर बात की फेस्टिव सीजन की, तो अभी नवरात्रे चल रहे हैं, अपकमिंग फेस्टिवल की बात करें तो दशहरा एंड दिवाली है, तो उस स्थिति में जहाँ पर लोग, दर्शक फेस्टिवल मनाने की एक्साइटमेंट में होंगे, वहाँ पर रियल स्टेट के लिए अगर मैं बात करूँ तो ये फेस्टिव सीजन कैसा रहेगा? देखिए, फेस्टिव सीजन्स बहुत सारे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आता है और हर बार आता है। नो डाउट इस बार भी लोग फेस्टिव सीज़न में पार्टिसिपेट करेंगे, जिनकी ज़रूरतें हैं, जिनके पास सरप्लस है, वो आगे आएंगे, प्रॉपर्टीज़ बाई आउट करेंगे। बट कोई बहुत ज़्यादा इसमें बुनियादी बदलाव आए या बूस्ट आए इस फेस्टिव सीज़न की वजह से, ये मुझे कहीं से स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। उसकी वजह यह है कि जो बाकी इकोनॉमी इंडिकेटर्स हैं वो स्टैग्नेंट हैं मोर और लेस, उसमें कोई बहुत रेडिकल चेंज विजिबल नहीं है। सो इवेंचुअली उन इंडिकेटर्स के ही अपलिफ्ट होने से जो मार्केट का बिहेवियर है वो भी चेंज होता है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ जो प्लेयर्स हैं, यानी कि जो डेवलपर्स हैं, अगर रियल एस्टेट मार्केट की बात करें, तो फेस्टिव सीज़न में क्योंकि बहुत सारे स्कीम्स, बहुत सारे ऑफर्स लेकर के आते हैं जो निश्चित रूप से मार्केट को एक बूस्ट देते हैं, और वो बूस्ट इस फेस्टिव सीजन में भी दिखाई देगा। बट वो शायद इतना ना हो कि उससे मार्केट रिकवर कर जाए पूरी तरह, बट नो डाउट दैट विल बी अ गुड एडवांटेजियस पोजीशन फॉर द मार्केट। जी बिल्कुल। अमन जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, अगर मैं लास्ट क्वार्टर की बात करूं तो सेंटिमेंटल इम्प्रूवमेंट्स एंड ऑल्सो जो पीछे बजट आया उसकी जो बातें हैं, उनका एक प्रभाव हमने बाजार में देखा है, रियल एस्टेट मार्केट में देखा है, और आने वाले क्वार्टर में भी अगर उन्हीं पर पॉजिटिव डायरेक्शंस में गवर्नमेंट के द्वारा
काम महसूस हुए कि काम हो रहे हैं, तो वो एक एड ऑन होगा इस सेंटिमेंट को आगे पॉजिटिव करने का। एक तो आउटलुक मेरा इस फेस्टिव सीज़न पर ये है, और दूसरा बेशक जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि कंज्यूमर है जिसको फ्लैट लेना है, उसके लिए कंपेटिटिव प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पर्टिकुलर फेस्टिव सीज़न में अगर डेवलपर्स, जिस कम्युनिटी से मैं आता हूँ, कंपेटिटिव प्राइसिंग के साथ कुछ एक्चुअल एड ऑन्स जो सिर्फ फेस्टिव सीज़न के लिए हो, वेरियस स्कीम्स के तहत प्रपोज करते हैं, जो करे जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ डेफिनेटली आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक क्वार्टर में एकदम से अपसाइड डाउन नहीं एक्सपेक्ट किया जा सकता। हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ, एक सब्सटेंशियल चेंज, एक सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट हमें मार्केट में देखना चाहिए, जिसके मैं अगेन 2 या 3 रीज़न्स मानता हूँ। एक तो जो पीछे के नंबर्स या डेटाज, आई एम नॉट दो एक्सपर्ट वेरी मच, बट जो भी फिलर्स मार्केट के हैं वो ऑलरेडी प्रोग्रेसिव नोट पर हैं। पॉलिसी मेकर्स वेरियस अनाउंसमेंट्स को लेके ये पॉजिटिव हैं कि चीज़ें आगे पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगी। ग्राउंड पर जो बातचीत और जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को एनकरेजमेंट मिल रहा है, वो ये दिखा रहा है कि शायद काम में स्पीड अप हो, तो शायद बहुत चीज़ें दिखें। कहते हैं कि मंजिल पे पहुंचना ज़रूरी नहीं होता, मंजिल पे पहुंचने का रास्ता दिखने लगे तो भी बहुत होता है। तो अगर वो रास्ते पे भी हम चलना शुरू हो गए और हमें दिखने लग गया, और वो कॉन्फिडेंस जो पिछले 3 महीने में मार्केट में इम्प्रूव हुआ है और उसमें एड ऑन होता गया, तो डेफिनेटली उसका जो एक प्रभाव होगा वो इस फेस्टिव सीज़न के साथ एड ऑन होके एक सब्सटेंशियल विन विन सिचुएशन सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी के लिए नहीं, पूरे कंप्लीट स्टेक होल्डर्स के लिए देगा। क्योंकि आप एक तरफ और भी देखें कि रियल एस्टेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 250 इंडस्ट्रीज से 250 इंडस्ट्रीज से इंडिया की जुड़ा हुआ है। तो अगर हम यहाँ रियल एस्टेट का डिस्कशन कर रहे हैं तो आप ये माने अल्टीमेटली 250 इंडस्ट्रीज का डिस्कशन कर रहे हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं। अगर मैं यहाँ एक सब्सटेंशियल ग्रोथ देख रहा हूँ तो उन इंडस्ट्रीज में भी अर्निंग जा रही है, उनमें अर्निंग जा रही है, तो वापस से इन्वेस्टमेंट रोटेट हो रहा है रियल एस्टेट में। तो रियल एस्टेट एक ऐसी इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री है जिस पर वेरियस टाइप ऑफ डिस्कशंस होते हैं, और हम लोग खुद ही हर बार एक नए डिस्कशन को महसूस करते हैं कि इकोनॉमिक नंबर्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनका इम्पैक्ट है अपनी जगह पर, बट उसके साथ साथ जो एक सेंटिमेंटल ड्राइव है, जो एक इस लूप की 250 इंडस्ट्रीज़ की कनेक्टिविटी है, वो इस ग्रोथ में कैसे कंट्रीब्यूट करेगी, उसका एनालिसिस आने वाला समय बताएगा, आने वाला क्वार्टर बताएगा, और वी विल ऑल बी द विटनेस टू इट। बिल्कुल सर, यहाँ पर आपने कहा आप इतने ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हैं, बट मैं आपको बता दूं वी आर हैविंग एक्सपर्ट विद अस। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो सर ने कहा एंड में जो पॉइंट्स बताए हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट, आई मीन कि आई एम नॉट टेक्निकल डेटा एनालिस्ट, आई एम अ बिजनेसमैन। आर यू एग्री विद इट जो उन्होंने चीज़ें बताई हैं? या टू अ लार्ज एक्सटेंट ही इज़ राइट। इनका जो कहना है लास्ट क्वार्टर में जिस तरीके से जो नई सरकार बनी, उसके बाद जिस तरह की अपेक्षाएं बाजार को थीं और समाज में जिस तरह से एक बदलाव आया, इन अ सेंस ऑफ एक पॉजिटिव टर्न आया, लोगों को लगा कि कुछ बदलेगा, कुछ नया होगा, जो पॉलिसी अनाउंसमेंट्स हुए, जो बजट पोस्ट बजट पॉलिसी अनाउंसमेंट्स हुए, उसकी वजह से भी ये चेंज आया। ये सारी चीज़ें एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ले जा रही हैं। मेरा उससे बिल्कुल मतभेद नहीं है। मेरा ये कहना है कि जो ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर्स हैं मार्केट के, जो डिमांड को कंट्रोल करते हैं, वो इंडिकेटर्स कहीं से भी टच से मस होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये चिंता का विषय है, और इसके लिए इंडस्ट्री प्लेयर्स को और सरकार को, दोनों को साथ बैठ करके एक योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा। क्योंकि क्राइसिस किसी एक इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर की क्राइसिस नहीं है, क्राइसिस ओवरऑल मार्केट के लिए एक नेगेटिव टर्न है ये, और उसके लिए बैठकर पहले तो स्थिति की एनालिसिस करनी होगी, फिर उसके लिए एक पॉजिटिव एजेंडा ड्रॉ करना पड़ेगा। बट आई एग्री टू हिज पॉइंट दैट द सेंटिमेंट एंड द फेस्टिविटीज एंड एवरीथिंग दैट विल कंट्रीब्यूट टू द पॉजिटिव ग्रोथ, एंड दैट इज कंट्रीब्यूटिंग, दैट्स व्हाई मार्केट इज रिकवरिंग। पिछले क्वार्टर में मार्केट, दिल्ली एनसीआर की मार्केट को भी आप देखें तो इसने टेंजिबली रिकवर किया है। डिमांड हो रही है, लोगों की सेल्स अगर आप इंडिविजुअली देखेंगे अलग अलग कंपनियों की, तो उसमें ऑलमोस्ट 15 से 20-25% का इम्प्रूवमेंट आया है। सो ऑल दीज आर पॉजिटिव इंडिकेटर्स, बट वेदर दिस विल सस्टेन, वेदर दिस विल कीप ऑन ग्रोइंग और नॉट, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क।
जी जी जी। रविशंकर जी, टाइम नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस थे लेकिन उसकी जानकारी लेनी थी, अगले एपिसोड में लेंगे। लेकिन जाते जाते आप दोनों से यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगी कोई ऐसी टिप्स जिसे हमारे दर्शक रियल स्टेट पे यकीन करना आंख बंद करके शुरू कर दे, बिकॉज आज भी उन्हें लगता है कि हमें बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है इसमें, कैसे इन्वेस्ट कर दे इसमें शॉर्ट में सर। देखिए, डेवलपर कम्युनिटी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, उस बिहाफ पे मैं 2 या 3 टिप्स आपको देना चाहूँगा। एक तो जिस रीजन में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उस रीजन की कंबाइंड प्रोग्रेस देखें, कंबाइंड ग्रोथ देखें। दूसरा, जब उस ग्रोथ से आप सेटिस्फाई हो, भाई इस रीजन में मैं जा रहा हूँ, मेरे को ठीक लग रही है इसकी प्रोग्रेस, फिर प्रोजेक्ट स्पेसिफिक आप वर्किंग करें। आप ये देखें कि जो उस प्रोजेक्ट को बैक कर रहा है जो भी कंपनी, उसकी इंटेंशंस क्या हैं, उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, और उसका उस प्रोजेक्ट पर माइलस्टोन्स जो हैं उनको अचीव करने का क्या उद्देश्य है और किस तरीके से वो अचीव हो रहे हैं जी। ये 2 या 3 बातों के आधार पे आप अगर अपना डिसीजन करते हैं तो एक टाइमली प्रोडक्ट आपको मिलने की संभावना बढ़ेगी। और रियल एस्टेट में सबसे बड़ा मैटर आई थिंक वही है कि टाइमली आपको अपनी प्रॉपर्टी मिले। सर, आपसे जानना चाहूंगी। बेसिक लेवल पे देखिए, सबसे पहले तो जितने भी लीगल क्लियरेंसेज हैं वो इन प्लेस होने चाहिए। आप उसके लिए लीगल एक्सपर्ट की राय भी लें, क्योंकि ये एक ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो शायद आम तौर पे उपभोक्ता को नहीं पता होती हैं। बहुत सारी क्लियरेंसेज हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। सो सबसे पहले उसको लेकर के आप एश्योर्ड हो जाएं कि इस तरह का कोई लीगल लकूना नहीं है प्रोजेक्ट में। दूसरा, जो सर ने कहा, आई एग्री टू हिज पॉइंट, उन चीज़ों को भी निश्चित रूप से ध्यान में रखें। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि आप अपने पर्सपेक्टिव को, आपका पर्सपेक्टिव एंड यूज़ का है या इन्वेस्टमेंट का है, इसको आप सबसे पहले ड्रॉ कर लें। क्योंकि कई बार प्रॉब्लम होती है कि एंड यूज और इन्वेस्टमेंट को हम मिक्स कर देते हैं और वहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जगह हम शॉर्ट टर्म गेन्स चाहते हैं। सो इवेंचुअली ये नहीं हो सकता है। अगर आप एक ऐसे रीजन में या ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी है और आपको प्रॉफिटेबिलिटी 6 महीने या साल भर बाद चाहिए, तो शायद आपको निराशा ही हाथ लगेगी। तो ये सारा जो रिसर्च वर्क है, ये जो बेसिक एनालिसिस है अपनी नीड की, अपनी ज़रूरत की, बिल्कुल वो आप जानना ज़रूरी है। और जो भी आज आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी मिली है वो उम्मीद करते हैं आपने नोट कर ली होगी। लेकिन यदि आपको लगता है कि कुछ ऐसी बातें थी जो आपको जानना था लेकिन हमसे छूट गया यहाँ पर पूछना, तो आप पर्सनली फोन करके भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। आज के लिए इतना ही। सर, मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी यहाँ आने के लिए और इतनी सारी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जानकारी देने के लिए, क्योंकि आज के टाइम में प्रॉपर्टी बहुत बड़ी चीज है। थैंक यू सो मच। In the end, wish you all a very happy festive season ahead. या बिल्कुल, डेफिनेटली। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।